नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है हम इस वीडियो के माध्यम से जीएस के प्रश्न पत्र 1 से प्रश्न कराने वाले हैं। और प्रश्न हमारा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करना है। तो आप लोग को पता ही होगा कि गांधी जी द्वारा जो 3 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए। अब देखिए, आंदोलन तो उन्होंने कई किए लेकिन 3 महत्वपूर्ण थे। जो पहला है वो असहयोग है, दूसरा सविनय अवज्ञा और तीसरा जो है भारत छोड़ो। इसमें जो सबसे पहला आंदोलन है असहयोग, तो हम उसी के प्रभाव की चर्चा करने वाले हैं। और चूंकि इसमें सिंगल डायमेंशन से केवल प्रभाव के बारे में पूछा है, तो ऐसे प्रश्न हमेशा 8 अंकों में पूछे जाते हैं जिन्हें आपको 125 शब्दों में लिखना होता है। ये कुछ मुख्य परीक्षा के बैचेज हैं, तो आप लोग अभी तक यदि ज्वाइन नहीं की तो ज्वाइन करिए। कल से हमारा एक फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है। पेपर 2 से लेकर के आईआर का जो बैच है वो शुरू हो रहा है। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसका मूल्यांकन होता है और फिर आपको मॉडल आंसर दिए जाते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पर संपर्क कर सकते हैं। पुनः एक बार हम प्रश्न पढ़ रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर असहयोग आंदोलन के प्रभाव की विवेचना करनी। तो थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में बताइए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया पहला महत्वपूर्ण जन आंदोलन था, जो रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों जैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों का प्रत्यक्ष प्रत्युत्तर था। तो असहयोग, ऐसा नहीं कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बस ऐसे ही मन बना लिया और खड़ा कर दिया कि अब हम आंदोलन करेंगे। कौन सा? तो असहयोग नहीं। इसके पीछे आप लोग देखे होंगे, रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़े होंगे, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत जो औपनिवेशिक नीतियों को थोपने का प्रयास होता है, तो उन सब का प्रत्युत्तर क्या था? असहयोग आंदोलन था, जो 1920 से 22 के बीच में संचालित होता है। और आर्थिक संकट और संवैधानिक प्रगति के प्रति बढ़ती निराशा के बीच गांधी जी का अहिंसक प्रतिरोध और स्वराज का आह्वान लाखों लोगों में एक नवीन चेतना का संचार किया। तो उस समय क्या था कि भाई औपनिवेशिक जो है गतिविधियाँ वो तीव्र थी, दमनकारी शोषणकारी प्रवृत्तियाँ चल रही थी। आम जनमानस बहुत ज़्यादा परेशान था। स्वदेशी आंदोलन से उसे एक रास्ता तो मिला था, लेकिन उसके बाद जो है 1905 के बाद वो तीव्रता नहीं आई। चंपारण में गांधी जी ने कुछ जोश दिखाया और लोगों के बीच एक विश्वास बहाली का उन्होंने काम किया कि लोगों ने विश्वास किया कि गांधी एक अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं। लेकिन यहाँ चूँकि जब रॉलेट सत्याग्रह होता है और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये सब सारी चीज़ें होती हैं, तो इसके बाद यह अपरिहार्य हो जाता है कि कुछ ऐसा आंदोलन चलाया जाए और वो अहिंसक हो। क्योंकि अगर हिंसा द्वारा हम कुछ भी करेंगे तो अंग्रेज हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं और वो चुटकी में हमारी गतिविधियों को मसल देंगे, हम उस तरीके से कामयाब नहीं हो पाएंगे और देश दुनिया की जो सिंपैथी हमको मिलने वाली है वो भी नहीं हो पाएगी। तो ऐसे में अहिंसक गतिविधियों के माध्यम से आंदोलन चलाने का प्रयास हुआ और उसमें सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन ये था, असहयोग आंदोलन। और जहाँ तक इसके प्रभाव की बात है, तो सबसे पहला जो प्रभाव पड़ा असहयोग आंदोलन का, देखिए इसमें तो गांधी जी ने कहा था कि अगर इस तरीके से हमारे बताए मार्गों का आप लोग अनुसरण करेंगे तो 1 साल में आपको स्वराज मिल जाएगा। लेकिन चौरी चौरा की घटना के बाद जो है आंदोलन स्थगित होता है, गांधी जी अरेस्ट किए जाते हैं और स्वराज की प्राप्ति नहीं होती। अगर प्रथम दृष्टया तात्कालिक स्तर पर देखा जाए तो आंदोलन बहुत सफल होता नहीं है। और इसके बाद चाहे कांग्रेस के नेता हों, उनके अंदर जो निराशा आती है और गांधी जी पे बहुत से कमेंट ऐसे किए जाते हैं, या क्रांतिकारी धारा, सभी में मतलब जो है एक निराशा के बादल छाते हैं। लेकिन इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि गांधी जी के जो आंदोलन थे, आप ऐसे समझे कि चाहे वो असहयोग हो, फिर दूसरा सविनय हो गया और तीसरा भारत छोड़ो, ये तीनों अलग अलग आंदोलन आप नहीं कह सकते। ये एक आंदोलन के 3 चरण थे जो अलग अलग समय में आयोजित किए गए। तो ये प्रथम चरण था और इसकी पूर्णाहुति आप देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन में दिखती है। तो जब आप इस कॉन्टेक्स्ट में जाके देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा स्पष्ट होंगी।
तो सबसे पहले यहाँ अगर फ़ायदे के तहत देखा जाए कि इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को कैसे प्रभावित किया या क्या प्रभाव पड़ा, तो जनता की भागीदारी इसमें बढ़ी। इस आंदोलन में किसानों, श्रमिकों, महिलाओं की व्यापक भागीदारी रही, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन को बल दिया और अहिंसक चीज़ों को लेकर के लोगों के मन में एक विश्वास जगा कि यार ये भी बिना रक्त बहाए भी हम जो है अपने उद्देश्यों को, लक्ष्यों को पा सकते हैं। जनता द्वारा विदेशी वस्तुओं, स्कूलों और न्यायालयों के बहिष्कार ने लोगों को क्या किया, तो एकजुट किया कि मतलब हम विदेशी वस्तुओं का, चूँकि इसमें रचनात्मक कार्य के तहत स्वदेशी अपनाने की बात थी, विदेशी के बहिष्कार की बात थी। तो ऐसे में लोगों के बीच एक राष्ट्रीयता की भावना जो है वो पैदा हुई। तो आप इसका भी उल्लेख करेंगे। फिर राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा, खिलाफत कांग्रेस गठबंधन ने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाया। आप लोग जान ही रहे होंगे कि इसी समय खिलाफत मूवमेंट चल रहा था और खिलाफत मूवमेंट के नेता प्लस गांधी जी ने मिलकर के ही इस आंदोलन की रूपरेखा बनाई और उसे संचालित करने का प्रयास किया। तो ये आंदोलन आप देखेंगे कि भारत का पहला महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें हिंदू मुस्लिम मतलब हिंदुओं के साथ मुस्लिम की भागीदारी भी पर्याप्त रूप से होती है। और ये ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द था। उनको लगता था कि अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि हमने जो नीतियाँ सर सैयद अहमद खां के माध्यम से चलाई थी और जो फूट डालो राज करो की जो कर्जन की नीतियाँ थी, वो यहाँ आकर के टूटती दिखाई दे रही थी। हालांकि ये जो खुशफहमी थी भारतीयों के लिए थोड़े समय के लिए थी, क्योंकि जैसे खिलाफत मूवमेंट समाप्त हुआ तुर्की में, वैसे ही मुसलमानों ने इस आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिया था। और इसको लेकर के भी गांधी जी की बहुत आलोचना होती है, क्योंकि गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम इस एकता को जो है वो सदियों में आने वाला एक अवसर की तरह बताया था, जिसका कोई लाभ बहुत ज़्यादा मिला नहीं। फिर कांग्रेस के जनाधार में वृद्धि हुई, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस में कैसे नेता थे, तो वो बहुत ही अमीर वर्ग से संबंधित थे, उच्च जाति से संबंधित थे, और इसमें जो मेंबरशिप थी उसके लिए भी काफ़ी शुल्क देना पड़ता था। मतलब कांग्रेस की सदस्यता भी आम जनमानस से ऊपर की चीज़ थी। लेकिन गांधी जी को लगा कि भाई अगर हमको आंदोलन चलाना है तो वो जनता की भागीदारी से ही चीज़ें हो सकती हैं। जब तक हम जन भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तब तक आंदोलन कोई भी सफल नहीं होगा। और ऐसे में अगर जनता को जोड़ना है तो उन्हें कांग्रेस में लाना होगा। तो कांग्रेस में लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि पहली बात तो जो सदस्यता शुल्क थी उसे घटा करके केवल कितना कर दिया था, तो 4 आना शायद कर दिया था, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, लेकिन ऐसे ही था, 4 आना था। और फिर प्रांतीय समितियों का गठन हुआ, मतलब जो केंद्रीय संरचना थी कांग्रेस का तो उसका विकेंद्रीकरण किया गया, मतलब प्रांतीय समितियों का गठन हुआ। अभी इन प्रांतीय समितियों के माध्यम से मतलब समाज के तृणमूल स्तर तक पहुंच बनाना था, मतलब जिला से तालुका तक, मतलब इस तरीके के एक चेन बनाया गया, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा एकदम जाल बिछाने का काम किया गया। फिर सदस्यता शुल्क में कमी की गई, तो मैंने पीछे बताया। और कांग्रेस को अधिक लोकतांत्रिक एवं समावेशी बनाने के लिए कार्य समिति का भी गठन किया गया। तो इसलिए देखा जाए तो पूरा कांग्रेस का ही कायाकल्प किया गया इस आंदोलन के माध्यम से। और पहली बार यहाँ तक आते आते जो 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था, 1920 तक आते आते भारतीयों को लगा कि ये हमारी संस्था है, नहीं तो इसके पहले वही समाज के कुछ एलीट वर्गों के ये संस्था मात्र बन के रह गई थी। इसमें एक और प्रभाव निकल के आया कि जो शैक्षिक प्रगति हुई, मतलब इसके पहले क्या था कि जो हमारे शिक्षण की निर्भरता थी वो ब्रिटिश स्कूलों पर थी, ब्रिटिशर्स द्वारा संचालित जो भी शिक्षा पद्धति उसको हम अपनाए हुए थे। तो यहाँ हमने स्वदेशी शिक्षा को अपनाने की बात करी और बहुत से राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई। मतलब इस आंदोलन के दौरान जामिया मिलिया, काशी विद्यापीठ जैसे लगभग 800 राष्ट्रीय विद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना हुई, जहाँ देसी भाषा में शिक्षा देने की बात की गई, जहाँ हमारे अपने धर्म ग्रंथों की शिक्षा की बात थी, मतलब हमारे अपने दर्शन की शिक्षा की बात थी, और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए भी प्रयास थे। मतलब एक तरीके से जो शिक्षा व्यवस्था जो अंग्रेज़ों के पूरी तरीके से प्रभाव में थी, वहाँ से हटा करके स्वदेशी शिक्षा की बात शुरू की गई।
और इसमें एक महत्वपूर्ण घटना और होती है कि असहयोग आंदोलन ने गांधी जी को एक निर्विवाद नेता के रूप में स्थापित कर दिया। मतलब यहाँ तक आते आते गांधी जी का कद बहुत बढ़ गया और अब एक ऐसे नेता की प्राप्ति हुई जिसमें लोगों का विश्वास था कि ये जो है हमें स्वतंत्रता दिला देंगे। फिर सामाजिक सुधार की बात हुई तो छुआछूत जैसी कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरूकता बढ़ी, क्योंकि आंदोलन के दौरान रचनात्मक जो कार्य होते थे तो वहाँ जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं था, वहाँ सभी जाति धर्म के लोग एक साथ जुटते थे और रचनात्मक जो गतिविधियाँ होती थी जैसे चरखा काटना, वस्त्र बनाना या शराब की दुकानों पे धरना प्रदर्शन करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, तो वहाँ सभी जाति धर्म के लोग, महिलाएं सब सम्मिलित रूप से काम करती थी। तो ऐसे में जो एक समाज में जो समाज बटा हुआ था तो उसमें भी एकजुटता आनी शुरू हुई। और फिर इस आंदोलन की जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी कि भावी आंदोलन के लिए, भावी मतलब कौन, सविनय अवज्ञा और असहयोग आंदोलन के लिए एक प्रस्थान बिंदु की तरह था। जैसे 1922 में चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद भले ही आंदोलन जो है वो वापस लेना पड़ा, लेकिन इसने सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े संघर्षों के लिए क्या किया था, तो आधार तैयार किया था। तो इसलिए अगर कोई आपसे कहे कि असहयोग आंदोलन तो कुछ सफलता नहीं प्राप्त कर पाया, ये तो गांधी जी की असफलता का स्मारक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तत्कालिक दृष्टि से जो उनका कहना था कि 1 वर्ष में स्वराज की प्राप्ति, वो नहीं हो पाई, लेकिन दीर्घकाल में आप देखेंगे तो इसने जो है आगे के आंदोलनों के लिए एक आधार तैयार किया। और सबसे बड़ी चीज़, जनता के बीच में राष्ट्रीय भावना का प्रसार किया, स्वदेशी की भावना का प्रसार किया। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इतना बताते हुए फिर आप एक निष्कर्ष दे दें कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि असहयोग आंदोलन भले ही तात्कालिक रूप से भारत को स्वराज न दिला सका, लेकिन इसने आम जनमानस में ब्रिटिश विरोध की चेतना का प्रसार किया। मतलब जिस ब्रिटिशर्स से हम डरते थे, हमको लगता था कि इनका जो है सूरज वाकई में अस्त नहीं होगा, लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से चूँकि हम आंशिक रूप से ही लेकिन थोड़ी सी सफलता का स्वाद चखे, तो ये लगा कि हम अगर संगठित रूप से और एक तरीके से, अहिंसक तरीके से प्रयास करेंगे तो हमें सफलता 100% मिलेगी। मतलब इसने एक तरीके से आशा का संचार किया, लोग आशान्वित हुए और गांधी की नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया, गांधी जी जैसा नेतृत्व प्रदान किया जिसने भविष्य के आंदोलनों को आधार मिला जिससे। तो इस तरीके से निष्कर्ष देके आप खत्म करेंगे। चूँकि 8 अंक का प्रश्न है, 125 शब्दों में लिखना, इससे ज़्यादा तो आप लिख नहीं सकते। तो इतनी चीज़ें देते हुए, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट आपका छूटा नहीं है, तो देते हुए अपने उत्तर को समाप्त करें। ये जो बैचेज चल रहे हैं इसे ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। यहाँ क्या है, डेली आपको प्रश्न दिए जाते हैं, इस तरीके से कुछ लिख करके दिखाते हैं। देखिए प्रॉपर वे में इसका मूल्यांकन हुआ। 1 नंबर, आधा नंबर भी यदि आपको कटता है, क्यों कटा है और कैसे आप इसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा तो हम इसी तरीके से मॉडल आंसर देंगे। मतलब डेली मंडे टू सैटरडे आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप उसको लिख के दिखाएंगे, सेम डे ही उसका मूल्यांकन और सेम डे ही उसके बाद आपको मॉडल आंसर मिल जाएगा। और ऐसे अगर आप संस्थान में बने रहेंगे तो धीरे धीरे आपका मुख्य परीक्षा इतना बढ़िया से तैयार हो जाएगा। और जब मुख्य तैयार होगा तो पीटी स्वतः तैयार होगा। क्योंकि आप ये अगर सोच रहे होंगे कि हम पीटी पास करके मुख्य परीक्षा में बैठेंगे, तो ये एक तरीके से पाप वाली स्थिति, आप पाप कर रहे हैं। आप कभी भी फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे जब तक आप मेंस के लिए पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं, एक तो हमारा समृद्धि आईएएस ऑफिशियल, दूसरा टेलीग्राम का है, और दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं। एक चैनल हमारा संदीप मिश्रा ऑफिशियल ये भी है। तो ये सारे जो लिंक्स हैं इसे ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए, हमसे बात करने के लिए, हमारे किसी बैच से जुड़ने के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं आपको।